हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलोहा क्लासेस। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, वेट की बात करी थी थोड़ी बहुत, और वेट मून पे और अर्थ पे कंपैरिजन किया था हम लोगों ने। आज हम लोग नेक्स्ट 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, दूसरा है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तीसरा है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, तो पहला टॉपिक है अपना डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी क्वांटिटी में मैटर भरा हुआ है उसी को हम उस ऑब्जेक्ट का मास कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस एज अ रबड़ की बॉल। इसमें रबड़ ही रबड़ भरी हुई है पूरे वॉल्यूम में, रबर। तो जितनी क्वांटिटी में इस बॉल के अंदर रबड़ भरी हुई है वही इस बॉल का जो है मास हो जाता है। ठीक है, the quantity of matter contained in an object is called mass of that object। ठीक है, और वेट तो आप सब लोगों को पता ही है, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। इस मार्कर पे अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रही है वही इस मार्कर का वेट हो जाता है। ठीक है, द फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों का। अब दूसरा डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं इनके एसआई यूनिट से। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, और वेट तो एक प्रकार का फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। तीसरा पॉइंट है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends on location, does not depend on location, does not depend on location। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे इस मार्कर में जितने पार्टिकल्स भरे हुए हैं वो सब जगह सेम ही रहेंगे ना, चाहे मैं इसको अर्थ पे रखूं चाहे मैं इसको जुपिटर पे ले जाऊं, इसके अंदर पार्टिकल्स जिससे ये मार्कर मिलकर बना है वो तो सेम ही रहेंगे हमेशा। तो इसलिए मास जो है ऑब्जेक्ट का लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, वेयर एज वेट जो है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो हमेशा लोकेशन पे डिपेंड करता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। m इंटू जी होता है। तो g जो है वो अर्थ पे कुछ और है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मून पे 1/6 है अर्थ का। तो जैसे जैसे g बदल रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी बदलेगा लोकेशन के वाइज। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैनॉट बी जीरो, whereas weight can be zero। ठीक है, कैनॉट को मैंने क्रॉस से मेंशन कर दिया। मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो जीरो कभी नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस मार्कर के अंदर जितने पार्टिकल्स इसको मिलके बना रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है और एक एटम का भी मास होता है। छोटे से छोटे पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन और बड़े से बड़ा पार्टिकल लाइक अ प्लैनेट, सभी का मास होता है।
तो मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मास जीरो है मतलब वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कोई भी पार्टिकल्स मिलके उस ऑब्जेक्ट को नहीं बना रहे हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। वेयर एज वेट कैन बी जीरो। मान लो मैं किसी तरीके से अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊं, मैं किसी तरीके से अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊं तो मेरा वेट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मास और वेट के बीच में डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिसका नाम है केपलर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो बड़े ही समय पहले की बात है ये, एज अर्ली एज 16th सेंचुरी। एस्ट्रोनॉमर्स के पास जो है वो बड़ा सारा डेटा कलेक्ट हो गया था रिगार्डिंग मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। देखो, इंसान के अंदर एक कीड़ा तो है ही सब चीज़ों को डिस्कवर करने का, उसके अंदर खोल खोल के देखने का, उसकी तह तक जाने का। तो एस्ट्रोनॉमर्स को जो है वो प्लैनेट्स में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने बहुत सारी जो है वो उसके ऊपर रिसर्च करके बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया था रिगार्डिंग मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। उन सभी डेटा को जोहानेस केपलर नाम का एक बंदा था, उसने स्टडी किया और अपने 3 लॉज दिए विच गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। जोहानेस केपलर ने जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स के डेटा को स्टडी किया और अपने 3 लॉज दिए विच गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। उसमें से पहला लॉ क्या था केपलर का, मैं लिख देता हूं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स and sun is at one of the focus। अगर आपको इस लॉ को समझना है तो आपको 3 शब्दों का महत्व समझना पड़ेगा कि इस लॉ में क्या है। पहला ऑर्बिट, दूसरा इलिप्स और तीसरा है फोकस, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। एक रिपीटेटिव पाथ को आउटर स्पेस में ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, एक रिपीटेटिव पाथ होता है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है आउटर स्पेस में, उसे ऑर्बिट कहते हैं। अर्थ जो है वो सन का ऑर्बिट करती है, मतलब अर्थ जो है एक रिपीटेटिव पाथ पे चलती है सन के अराउंड, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट समझ गए, ऑर्बिट क्या होता है, एक रिपीटेटिव पाथ जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। एलिप्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये होता है एलिप्स। सर्कल को चपटा कर दो तो वो एलिप्स बन जाता है। इसके 2 फोकस होते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे। फोकाई बोलते हैं, मैं ग्रामर में नहीं जा रहा इसकी। तो ऑर्बिट क्या होता है, एक रिपीटेटिव पाथ होता है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है आउटर स्पेस में। दूसरा क्या है, इलिप्स, इसको इलिप्स बोलते हैं इस फिगर को। और ये है फोकस। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है। तो अब लॉ क्या कहता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकस। जो प्लैनेट का ऑर्बिट है, मतलब प्लैनेट जिस रिपीटेटिव पाथ पे चलता है वो सर्कल नहीं है, वो एक एलिप्स है, ठीक है। मान लो ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट कैसे मूव करेगा, ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। और सन है वो एक फोकस पे बैठा हुआ है, मान लो इस फोकस पे सन बैठा हुआ है, ये रहा सन, ठीक है।
The orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse, and sun is at one of the focus. And sun is at one of the focus. ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ. ठीक है. अब जो है वो दूसरे लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. द लाइन joining planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. The line joining planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. ध्यान से सुनना. ये देखो, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिस पे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड. मान लो यहाँ सन है, एक फोकस पे बैठा हुआ है अपना सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. मान लो प्लैनेट यहाँ पे है, चलते चलते प्लैनेट यहाँ पे आ गया. ठीक है. मान लो ये प्लैनेट 1 बजे यहाँ पे था. 1 बजे प्लैनेट यहाँ पे था. चलते 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 यहाँ पहुंचा ये 3 बजे. 3 बजे प्लैनेट जो है यहाँ पहुंचा. चलते 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 मान लो ये प्लैनेट यहाँ पहुंचा 6 बजे. चलते 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 प्लैनेट यहाँ पहुंचा 8 बजे. ठीक है. तो लॉ क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां से यहां तक जाने का, प्लैनेट के यहां से यहां तक जाने का उसको कितना टाइम लगा? 2 आवर्स, है ना. और इसने यहां से यहां तक जाने में कितना एरिया स्वीप किया? इतना. ठीक है. और प्लैनेट चलते 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 यहां पहुंचा. 6 बजे प्लैनेट यहां पहुंचा. चलते चलते ये प्लैनेट 8 बजे यहां पहुंचा. तो 6 से 8 के बीच में इसने कितना एरिया स्वीप किया सन के रिस्पेक्ट में? इतना, है ना. और टाइम इंटरवल क्या था 6 से 8 के बीच में? 2 आवर्स अगेन. तो अगर टाइम इंटरवल सेम है दोनों एरियाज के बनने का, तो दोनों एरियाज भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. मान लो ये A है, ये B है, ये O है, ये C है, ये D है. ठीक है. तो एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ COD. ठीक है. एरिया ऑफ AOB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ COD. ये एरिया जो है वो इस एरिया के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों का टाइम इंटरवल सेम है, 2 आवर्स. ठीक है. लॉ भी यही कहता है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज 2 आवर्स. ठीक है. अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने चाहता हूं यहां पे. जैसे जैसे प्लैनेट जो है सन के पास आता जाता है, वैसे वैसे प्लैनेट की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है. जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. और जैसे जैसे प्लैनेट सन के दूर जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो घटती जाती है, कम होती जाती है. ठीक है. तो ये प्लैनेट जो है सन के पास आया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो इसने इतना एरिया स्वीप किया. जैसे जैसे प्लैनेट के दूर आया तो इसकी स्पीड कम हो गई. इसकी स्पीड कम हो गई तो इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम कवर किया. क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो एरिया बनेगा वो इक्वल होना चाहिए ना इस एरिया और इस एरिया के. देखो फिर से मेरी बात सुनो. प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है जैसे जैसे वो सन के पास जाता है. सन के पास आ गया प्लैनेट, इसकी स्पीड बढ़ गई, इसने इतना एरिया कवर कर लिया. अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है, अब ये उसी स्पीड से करेगा कवर, तो ये एरिया ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये एरिया जो है वो इस एरिया से ज्यादा नहीं होगा अगर ये इसी स्पीड से कवर करेगा? तो ये प्लैनेट अपनी स्पीड घटा लेता है
ताकि एरिया जो है वो इक्वल स्वीप हो सके, ठीक है। और ये स्पीड घटा क्यों लेता है, उसका भी एक रीज़न है। सन जो है प्लैनेट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो सन का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, तो इसके घूमने की स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रीज़न था। तो लॉ समझ में आ गया आपको। स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम सेम है दोनों का, 2 आवर्स 2 आवर्स, तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सन के रिस्पेक्ट में सेम होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी, बिकॉज देयर टाइम इंटरवल्स आर सेम। यहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लगा 2 आवर्स का, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ केपलर। मैं इसको लिखवा नहीं रहा, आप खुद लिख लेना इसको एनसीईआरटी से देख के। मैं आपको समझा देता हूं ये लॉ क्या है। ये है अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट और एक फोकस पे सन बैठा हुआ है, ठीक है। मान लो प्लैनेट यहां पे है, प्लैनेट, ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड। ये ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या होता है, प्लैनेट को एक ऑर्बिट मतलब एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, और उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ठीक है। ये है अपना केपलर का थर्ड लॉ। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, अब इसको क्या करो, नीचे ले आओ। ये है केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है। अब देखो यहां से एक इंटरेस्टिंग बात चालू होती है। देखो केपलर ने हमें कभी ये नहीं बताया कि प्लैनेट का मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है। केपलर ने हमें कभी ये चीज़ नहीं बताई कि प्लैनेट का मोशन क्यों हो रहा है, ये हमें न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने हमको बताया कि प्लैनेट का मोशन क्यों हो रहा है। सन जो है वो प्लैनेट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसके वजह से प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। सन जो है वो प्लैनेट के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसके कारण प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो उसने ये वजह बताई कि प्लैनेट्स का मोशन क्यों होता है। तो सन जो है प्लैनेट के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसके वजह से प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। अब न्यूटन ने क्या किया, इस लॉ को देखा और उसने क्या, अपने लॉ को गैस कर लिया। कैसे गैस कर लिया, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो न्यूटन को ये गैस कैसे किया, न्यूटन ने इस लॉ को देख के गैस किया। मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स क्यों हो रहा है, सन जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है प्लैनेट्स के ऊपर, और वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर बाय आर के, वेयर v इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट करते टाइम जितनी स्पीड है प्लैनेट की उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी है प्लैनेट की उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स कौन सा है, जो सन लगा रहा है प्लैनेट के ऊपर, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर बाय आर के।
वेयर v इज ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड r इज मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। ठीक है, हाँ, अब मैं 2 मिनट के लिए क्या करता हूं, इलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट मान लेता हूं। ठीक है, फॉर एनालिसिस कन्वीनियंस, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस इसलिए मैंने इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को एक सर्कुलर ऑर्बिट मान लिया। ये प्लैनेट है अपना और ये है r। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक चक्कर की बात हो रही है तो यहां कैपिटल T ऑर्बिटल टाइम पीरियड आ जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या करो, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r, v स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू r क्यूब बाय टी स्क्वायर। ये कहीं देखा देखा लग रहा है, वो केपलर का थर्ड लॉ। तो यहां लिख लेता हूं मैं, यहां पे इसको मिटा के v स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू के। ठीक है, अब क्या करो, v स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रख दो, v स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रख दो, f प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू के। ठीक है, अब 4 पाई स्क्वायर इंटू के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी इसको खा जाएगा, तो f प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ को देख के अपने लॉ की जो इनवर्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी थी उसको गैस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि केपलर के तीनों लॉस, बड़ी कोशिश करी मैंने आपको समझाने की। ठीक है, हाँ, तो ये हो गए केपलर के तीनों लॉस। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का आखिरी टॉपिक, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर बड़ा ही आसान टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स भी एकदम लिमिटेड हैं इसके अंदर। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले 2-3 आपसे बातें करना चाहूँगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैमल जो है वो रेगिस्तान पे बड़ी ही आसानी से कैसे चल लेता है? ट्रक्स के टायर जो हैं वो इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? या जो आपके किचन के अंदर जो आपका चाकू रखा हुआ है उसकी धार इतनी तेज़ क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? तो अगर नहीं सोचा तो इसका आंसर आपको मिलेगा थ्रस्ट एंड प्रेशर में। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे। मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा सकता हूँ, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा सकता हूँ, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा सकता हूँ। तो आप समझ ही होंगे क्या, थ्रस्ट जो है वो एक प्रकार का फोर्स होता है। थ्रस्ट जो है एक प्रकार का फोर्स होता है। अब इन तीनों में से कौन सा फोर्स होता है थ्रस्ट? ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे 90 डिग्री पे लगे, 90 डिग्री पे लगे, परपेंडिकुलर लगे।
थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे परपेंडिकुलर लगे, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। फोर्स एक्टिंग perpendicular to surface of an object is called thrust। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है ये लिख लिया। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होती है, थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, तो थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। हाँ, अब प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको थ्रस्ट और प्रेशर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक दो केसेस डिस्कस करने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक रेगिस्तान की रेत है, इस पे एक बॉय खड़ा हुआ है और यह वहीं पे एक सेम रेत है और यहां बॉय जो है वो थक हार के सो गया। ठीक है, पहला केस है रेगिस्तान, ये सैंड है, लड़का जो है वो रेत पे खड़ा हुआ है और दूसरे केस में रेत पे सोया हुआ है। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो है आपका उस जो अर्थ जो है इस बॉय को खींचेगी अपनी तरफ, वेट लगेगा। वो मान लो इस बॉय का मास है m, तो वेट जो है नीचे की तरफ लगेगा कितना, m इंटू जी। ठीक है, और यहां भी सेम वेट लगेगा m इंटू जी। तो क्या मैं इस वेट को थ्रस्ट कह सकता हूं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये सैंड की सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, और फोर्स 90 डिग्री पे लगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको हम थ्रस्ट कह सकते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, तो दोनों केसेस में थ्रस्ट सेम है। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, किसके चांसेस ज्यादा है रेत के अंदर धंस जाने के, किसके चांसेस ज्यादा है रेत के अंदर धंस जाने के, पहले केस के। ठीक है, पहले केस में जो लड़का खड़ा हुआ है इसके ज्यादा चांसेस है कि ये रेत के अंदर नीचे धंस जाए। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं रेत के अंदर धंस सकता और ये क्यों धंस सकता है, इसके पीछे एक स्टेटमेंट है, वो मैं स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूं। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन डिफरेंट एरिया इज डिफरेंट। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन डिफरेंट एरिया इज डिफरेंट। पहले केस में थ्रस्ट जो है वो कितने एरिया पे लग रहा है, इतने एरिया पे, और दूसरे केस में थ्रस्ट कितने एरिया पे लग रहा है, इतने एरिया पे। ठीक है, थ्रस्ट दोनों केसेस में सेम है, पर इन दोनों थ्रस्ट के जो इफेक्ट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि एरिया जो है वो अलग अलग है। ठीक है, एरिया के अलग होने की वजह से ये थ्रस्ट के जो इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे, और इस थ्रस्ट के इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। थ्रस्ट के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। पहले केस में एरिया कम है तो
प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये जो आदमी है, जो लड़का है, वो सैंड के अंदर धंस जाएगा प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से रेत पे। और वहीं दूसरे केस में एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि ऊपर नीचे है ना ये दोनों। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा रेत पे, जिसकी वजह से ये जो आदमी है वो रेत के अंदर धंसेगा नहीं। बात समझ में आई? इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन डिफरेंट एरिया इज डिफरेंट। जो थ्रस्ट के इफेक्ट हैं वो अलग अलग एरिया पे एक्ट करे तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते जाओ और आपको सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, कैमल जो है वो बड़ी आसानी से रेत पे कैसे चल सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पंजों का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेत के ऊपर प्रेशर कम लगता है, जिसकी वजह से वो आसानी से रेत पे चल लेता है। दूसरा है कि ट्रक के टायर इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? ट्रक के टायर बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी के टूटने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जो आपके किचन में जो चाकू रखा है उसका उसके जो धार है वो इतनी तेज़ क्यों होती है? क्योंकि बहुत ही कम सरफेस एरिया होता है। इतना कम सरफेस एरिया होता है तो सब्जियों पे जो प्रेशर है, जिस सब्जियों को हम काट रहे हैं उस पर जो प्रेशर लगता है वो इनॉर्मस होता है, जिसके वजह से सब्जियां आसानी से कट जाती हैं ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से। ठीक है, और एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको। मैं किसी फोर्स से इस मार्कर को अपने हैंड्स के अगेंस्ट प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रेस किया, मेरे हाथ पे कुछ प्रेशर लगा। ठीक है, और वहीं मैंने इसके ढक्कन को निकाला और फिर मैंने अपने हैंड्स के अगेंस्ट प्रेस किया सेम फोर्स के साथ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे हैंड्स पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि एरिया कम है, इस निब का एरिया कम है, जिसकी वजह से सेम थ्रस्ट के कारण भी प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगता है। बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले के साथ खेलते जाओ और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। प्रेशर ज़्यादा, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये केस समझ में आया होगा, थ्रस्ट एंड प्रेशर की कहानी समझ में आई। हाँ, प्रेशर का यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें थी थ्रस्ट एंड प्रेशर में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।